हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मिक्स्ड जीके क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन सभी सेगमेंट से रिलेटेड हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जितने सारे सेगमेंट्स हैं सभी से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और आपके आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा CGL का एग्ज़ाम भी है अप्रैल में और फरवरी में NTPC और ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस को विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? मनोविश्लेषण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किसके द्वारा जो मनोविश्लेषण शब्द का यूज किया गया और साथ ही साथ इसकी स्थापना भी की गई, तो वो है एक मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषण की स्थापना की गई थी। और सिगमंड फ्रायड कौन है? तो ये हैं एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, यानी हम इनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, जिनके द्वारा कई सारे सिद्धांत दिए गए जो कि आपको पढ़ने को मिलते हैं पेडोलॉजी के अंतर्गत। हम उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के ऊपर कई सारे सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए। तो ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड, और इन्हीं के द्वारा साइको एनालिसिस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, सिद्धेंद्र योगी खालिस्तान नृत्य शैली के अगुआ थे जो कि आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ पर देखिए डांस फॉर्म दिए हुए हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। इनमें जो सिद्धेंद्र योगी हैं किस शास्त्रीय नृत्य के अगुआ थे, यानी उनसे संबंधित थे, रिलेटेड थे और आदि गुरु के रूप में जाने जाते थे? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो वो होगा हमारा कुचिपुड़ी सही आंसर होगा। और इसी नृत्य शैली के, यानी कुचिपुड़ी नृत्य शैली के ही ये एक नृत्यकार थे, हम ये कह सकते हैं सिद्धेंद्र योगी, और इन्हें ही आदि गुरु के रूप में जाना जाता था। और बात करें अगर हम कुचिपुड़ी की, तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य होते हैं और कई सारे लोक नृत्य होते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल में लेक्चर्स ले रखे हैं। वो आ जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में उन लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्य पर बेस्ड हैं और जो अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य होते हैं उन पर बेस्ड हैं। तो देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य प्रचलित हैं उनकी जो संख्या है वो संख्या आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। कुल मिलाकर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें 4 आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनमें 3 और हैं जो कि अलग अलग स्टेट के ये अलग अलग शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए बात करें अगर हम कथकली की, और कथक दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं जब इनके स्टेट हमसे पूछे जाते हैं कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य और कथक है उत्तर भारत, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है उस पर कथक काफ़ी फेमस है और यही की शास्त्रीय नृत्य है। और बात करें अगर हम भरतनाट्यम की, तो ये है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। उसके अलावा 4 के अलावा अन्य जो हमारे बचे उनमें आता है मोहिनीअट्टम, ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा उड़ीसी, तो इनका आपको स्टेट याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इनके नृत्य में ही इनका स्टेट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा एक और शास्त्रीय नृत्य आता है सत्रिया, जो कि सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य की लिस्ट में जोड़ा गया, और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। तो इतने सारे हमारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं और इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है चंदन का पेड़, जियोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो देखिए कई सारे वन के प्रकार होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्यरेखीय वन, सवाना वन, ये सभी वन के प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है जो चंदन का पेड़ है वो किस प्रकार के वनों में उगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे वहीं पर चंदन का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें अगर हम सवाना वन की और भूमध्य रेखी जो सदाबहार वन है, तो भूमध्य रेखी का मतलब है जो इक्वेटर पर स्थित जो भी हम ये कह लें फॉरेस्ट एरिया है उसे हम भूमध्य रेखी सदाबहार वन के नाम से जानते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है और वर्षा भी हमको देखने को मिलती है, इसलिए सदाबहार वन पाए जाते हैं इक्वेटर लाइन के अंतर्गत। और उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है, यानी जो वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित वन है, उन्हें हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। इसका सही आंसर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और ये बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और डेली लाइफ में हम इसका यूज कर भी रहे होंगे और आगे भविष्य में करेंगे भी। तो ये काफ़ी हमारे लिए एक अवेयरनेस की पर्पज से भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। तो खाली स्थान एक कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो आपको बताना है जो सारे कोड ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें कौन सा कोड है जो एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एनईएफटी प्रणाली, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। एनईएफटी प्रणाली क्या होता है? तो देखिए, एक होता है एनईएफटी और एक होता है आरटीजीएस, जो आप ये देख रहे हैं ये लिखा हुआ है। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, फंड ट्रांसफ़र। तो ये होता है एनईएफटी का फुल फॉर्म। और एनईएफटी और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है आरटीजीएस का। और आरटीजीएस एनईएफटी दोनों ही फंड ट्रांसफ़र का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एनईएफटी और आरटीजीएस दोनों के लिए, एनईएफटी प्रणाली और आरटीजीएस, और यहाँ पर इसके लिए एक कोड का यूज किया जाता है जो होता है आईएफएससी कोड। और ये कोड अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है और इसी कोड के माध्यम से ही किसी भी बैंक की जो शाखा होती है उसकी पहचान की जाती है। तो आपको याद रखना है आईएफएससी कोड। और ये जो कोड होता है 11 अंकों का एक कोड होता है आईएफएससी कोड, जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर किस बैंक की कौन सी शाखा है। इसके बारे में ये जानकारी देता है आईएफएससी कोड। एनईएफटी आरटीजीएस दोनों फंड ट्रांसफ़र की प्रणाली हैं और आरटीजीएस का भी एक अपना नंबर होता है, यानी जब आरटीजीएस का यूज किया जाता है तो एक कोड इसमें भी यूज किया जाता है जो 22 अंक का कोड होता है और इसका यूज किया जाता है आरटीजीएस के दौरान। तो ये काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है एक अवेयरनेस के पर्पज़ से भी, और क्योंकि बैंकिंग का हम यूज अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं तो यहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन आपके लिए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड और इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया था जिसके फलस्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। तो मणिपुर के आसपास वाला एरिया जो है इम्फाल, तो वहाँ पर जापान ने भारत में हमला किया था। उस समय जापानी काफ़ी तेज़ी से अंदर की ओर आ रहे थे। वहाँ पर जो चाइना वाला आज का एरिया आप देखते हैं, तो जापान उधर से काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करता था, यानी जब उस पर परमाणु अटैक हुआ था उससे पहले जापान एक शक्तिशाली देश हुआ करता था और ये कई जगह इसने आक्रमण किए, जापानियों ने कई जगह नरसंहार भी किया। तो यहाँ पर अगर हम सन की बात करें तो ये था 1944 जिस समय, क्योंकि 1945 में ही अमेरिका ने परमाणु हमला किया था नागासाकी और हिरोशिमा, और उसके बाद से जापान पूरी तरीके से, यानी उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी 1945 से। तो जापान ने भारत पर 1944 में हमला किया था और उसके फलस्वरूप ही जो इम्फाल की लड़ाई है वो हमको देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष राज्यसभा का गठन किया गया था? तो देखिए, ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको बताना है राज्यसभा कब गठित की गई थी। तो राज्यसभा, जिसे कि अपर सदन भी कहा जाता है, यानी ये उच्च सदन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो कि संसद जिसको मिलाकर पूरी बनती है, तो उसमें ये अपर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है राज्यसभा को, और इसका गठन किया गया था 1952 में। और देखिए, जो राज्यसभा है ये कभी भी विघटित नहीं होती है। आप देखेंगे लोकसभा तो 5 साल के बाद जो लोकसभा का कार्यकाल है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, बट राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारे वैदिक पुराण हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इनके संग्रह को कहा जाता है संहिता। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से रिलेटेड और इसमें आपको बताना है ग्लेशियल क्ले मीन्स क्या होती है? मिट्टी होती है। तो यानी जो ग्लेशियल मिट्टी है और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या कहा जाता है? तो कई सारे देखो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड दिए हुए हैं, दुआर, डंस, करेवा या भाबर। तो क्या कहा जाता है जो ग्लेशियल क्ले होती है उसको? तो उसको कहा जाता है करेवा। करेवा बेसिकली एक मिट्टी का ही प्रकार है, ऊपर भी दिया हुआ है ग्लेशियल क्ले। तो ये एक प्रकार की मिट्टी है जो कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में जो आपको मिट्टी देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम करेवा कहते हैं। यानी जम्मू एंड कश्मीर के आसपास जो पीर पंजाल श्रेणी है तो उसी में अगर हम बात करें तो 1500 से 1850
मीटर की ऊंचाई पर जो मिलने वाले झील के निक्षेप हैं, जो बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, उनके झील के निक्षेप की जो मिट्टी होती है, और इसीलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ग्लेशियल क्ले। तो उन्हीं झील के जो निक्षेप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम करेवा कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है, ये जियोग्राफी से रिलेटेड ही टर्म है, यानी जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में ही इस प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है और उसे करेवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है, यानी जो पन्ना है वो उसका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पन्ना क्या है। तो ये देखिए होता है एक प्रीसियस स्टोन, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था पुखराज के बारे में, नीलम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रीसियस स्टोन होते हैं, यानी कि कीमती रत्न, क्योंकि इनका यूज हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी किया जाता है, जो कई सारे लोग इसको शुभ मानते हैं और इसको धारण भी करते हैं। यानी आप देखेंगे कई सारे लोग प्रीसियस स्टोन पहनते हैं, कोई नीलम पहनता है, कोई पन्ना पहनता है। तो ये जो पन्ना है इसका रंग होता है हरा, हरे कलर का। ये एक प्रीसियस स्टोन होता है जिसका यूज एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, जैसे बिजनेस इत्यादि को बढ़ाने के लिए लोग ऐसा मानते हैं और इसे धारण भी करते हैं। तो पन्ना का रंग आमतौर पर हरा होता है, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। लेजिम एक नृत्य शैली है, एक नृत्य शैली का प्रकार है। इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है, किस राज्य की ये नृत्य शैली है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की नृत्य शैली है लेजिम। उसके अलावा जो लावड़ी लोक नृत्य है वो भी महाराष्ट्र में ही किया जाने वाला लोक नृत्य है, जिस प्रकार से डांडिया गुजरात में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और आप इसी प्रकार से कई सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोक नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे और साथ ही साथ हमने कई सारी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इसके साथ दी। और अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं और ये आगे आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।